टोक्यो शहर के दरमियान 16 मरले का एक आम सा घर है। यह घर किसी भी तरह काबिल तवज्जा या पुरकशिश नहीं। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप उस पर तवज्जा दिए बगैर चुपचाप गुजर जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये बता दूं, ये दुनिया के 7वीं बड़ी कार साज कंपनी होंडा के सीईओ का घर है, तो क्या आप फिर भी इस पर तवज्जा नहीं देंगे? आप यकीनन उसकी तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। होंडा ने 2022 में 4 मिलियन गाड़ियां और 17 मिलियन मोटरसाइकिल बेचे थे। कंपनी की ब्रांड वैल्यू $22 बिलियन है, लेकिन इसका सीईओ 16 मरले के आम सी इमारत में रहता है। क्या ये अचंभे की बात नहीं? ये यकीनन है, मगर ये अचंभा सिर्फ हम जैसे छोटे दिमाग और बड़ी अना के लोगों के लिए है, जबकि जापान में ये आम सी बात है। जापानी लोग छोटे घरों में रहते हैं। उनका घर किसी भी तरह 2-3 मरले से बड़ा नहीं होता। एक जदीन मगर कॉमन बाथरूम, एक टीवी लाउंज, कम ड्राइविंग रूम और ज्यादा से ज्यादा 2 बेडरूम्स और घर खत्म। अब सवाल यह है, जापानी छोटे घरों में क्यों रहते हैं? उसकी 4 वजूहात हैं। ये लोग सफाई के खपत में मुब्तला हैं। आम जापानी से लेकर वजीर आजम तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ करता है, और ये सफाई हाथ के साथ मल मल कर की जाती है। पूरा घराना दिन में 3-4 मरतबा घर की सफाई करता है। बाथरूम्स और किचन तक खुद साफ किया जाता है। शहरों में डस्टबिन और कचरा घर नहीं है। आप खाली बोतल लेकर सारा दिन फिरते रहें, आपको फेंकने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जापानी बाहर कचरा नहीं फेंकते। ये अपना गंद बैग में डालकर घर ले जाते हैं, थैले में डालते हैं, और म्यूनिसिपल कमेटी का अमला ये थैले घरों से लेकर जाता है। स्कूल में छोटे बच्चों को भी सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। तालिब इल्म सुबह स्कूल आकर पहले असातिज़ा के साथ स्कूल की सफाई करते हैं, बाथरूम और शीशे चमकाते हैं, और फिर क्लासेस शुरू होती हैं। वजीर आजम भी अपनी मेज चमका कर घर जाता है और सुबह आकर दोबारा अपना दफ्तर साफ करता है। बच्चे स्कूल जाते और वापस आते वक्त भी सड़कों से सिगरेट के टोटे और कागज चुनते रहते हैं। वॉशरूम हर शख्स इस्तेमाल के बाद चमका कर बाहर आता है। मुझे 9 दिनों में किसी भी जगह कोई वॉशरूम गंदा या गीला नहीं मिला, और मैंने किसी वॉशरूम में सफाई करने वाला मुलाजम भी नहीं देखा। ट्रेन स्टेशन के वॉशरूम तक बेबू, खुश्क और साफ थे। लिहाजा जापानी लोग सफाई की वजह से भी छोटे घरों में रहते हैं। ये समझते हैं बड़े घरों का मतलब ज्यादा सफाई है। अगर घर बड़ा हो जाएगा तो हमें ज्यादा सफाई करना पड़ेगी। चुनाचे छोटे घरों में रहकर वक्त बचाएं। दूसरी वजह, छोटे घरों में बिजली, गैस और पानी के अखराजात कम होते हैं। ये लोग मिन हैसुल कौम बचत के आदी हैं। आपको कोई जापानी फजूल खर्ची करता नजर नहीं आएगा। ये लोग पैसा पैसा बचाते हैं। चुनाचा हुकूमत इकॉनमी चलाने के लिए बैंकों में रकम जमा कराने के रुझान की हौसला शिकनी करती है। बैंक खातेदारों को सूद देने की बजाय सर्विस चार्जेस काट लेते हैं। इस लिहाज से जापान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें बैंक में बड़ी रकम ज्यादा होने की बजाय कम होती चली जाती है। बड़े घर बचत के फार्मूले में भी एडजस्ट नहीं होते, लिहाजा ये छोटे घरों को पसंद करते हैं। तीसरी वजह, ये मेहमानों को घर नहीं बुलाते। वालिदैन भी अगर बच्चों से मिलने आते हैं तो ये होटल में रहते हैं, रेस्तोरां में बेटों और बेटियों को मिलते हैं और मिलकर वापस चले जाते हैं। चुनाचा इनकी नज़र में बड़े घर बेकार होते हैं। और 4, जापान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां वक्त के साथ घरों की कीमत बढ़ने की बजाय कम होती है। दुनिया भर में हर साल प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होता है, जबकि जापान में घर की वैल्यू भी कमी होती है। लिहाजा लोग बड़े घर को नुकसानदा सौदा समझते हैं। और जापान इस लिहाज से एक मुख्तलिफ मुल्क है। जापान सिर्फ घरों के मामले में मुख्तलिफ मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ जिंदगी का हर रंग बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये लोग इंतहाई सादा हैं, कम पर गुजारा करते हैं। बच्चे पैदल और साइकिल पर स्कूल आते हैं। कोई वालिद किसी बच्चे को गाड़ी पर स्कूल नहीं छोड़ता। उसकी वजह बच्चों को एहसास कमतरी से महफूज रखना है। अगर एक बच्चा गाड़ी और दूसरा पैदल या साइकिल पर आएगा तो दोनों के दरमियान गुर्बत या अमारत की दीवार खड़ी हो जाएगी, और जापान बच्चों के दरमियान ये दीवार नहीं बनने देता। चुनाचा बच्चे पैदल स्कूल जाएंगे, खा वो वजीर आजम या टोयोटा के सीईओ के बच्चे ही क्यों ना हो। बच्चों को स्कूल पहुंचाने का सिस्टम भी इंतहाई दिलचस्प है। रहायशी ब्लॉक का कोई एक शख्स या खातून रिटायरमेंट के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लेने की जिम्मेदारी उठा लेती है। ये मुस्तकिल जिम्मेदारी
होती या होता है, जबकि इसके अलावा बाकी बच्चों के वालिदैन में से कोई एक रोजाना की बुनियाद पर ड्यूटी देता है। एक दिन एक वालिद या वालदा होगी और दूसरे दिन दूसरी वालदा या वालिद ये जिम्मेदारी उठाएगा। ब्लॉक के तमाम बच्चे वक्त मुकर्ररा पर अपने घर से बाहर आ जाते हैं। मुस्तकिल और आर्जी जिम्मेदार झंडा उठाकर बाहर खड़ा होगा, बच्चे उनके गिर्द जमा होंगे। एक जिम्मेदार बच्चों के आगे चलेगा और दूसरा कतार के आखिरी सिरे पर। तमाम बच्चों ने सर पर हेलमेट पहना होगा, उनके हाथ में छतरी होगी और ये कतार में स्कूल पहुंचेंगे और छुट्टी के वक्त कतार में वापस आएंगे और अपने अपने घर में दाखिल होते चले जाएंगे। बच्चों को लंच स्कूल में दिया जाता है और टीचर अपनी निगरानी में वो खत्म कराती है और लंच में दूध लाजम है। छोटे बच्चों को स्कूल में सुलाया भी जाता है ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। बच्चे 16 साल की उम्र तक इस तरह स्कूल आते और जाते हैं। 16 साल बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बच्चों की स्कूल फीस वालिदैन की सालाना आमदनी के मुताबिक होती है। वालिदैन ज्यादा कमा रहे हैं तो बच्चों की फीस ज्यादा होगी, आमदनी कम है तो फीस कम होगी, और वालिदैन अगर बेरोजगार हैं तो बच्चे की फीस मुआफ हो जाएगी। ताहम बच्चे को फीस के बारे में हरगिज नहीं बताया जाता। यह खुद कार निज़ाम है, कोई किसी को इतला नहीं देता। बच्चों का मेडिकल भी फ्री होता है। इंश्योरेंस लाजमी है, ताहम इंश्योरेंस की 70% रकम हुकूमत और 30% लोग देते हैं। घरों और रेस्तोरानों में फ्रेश फूड तैयार होता है। तैयार खुराक फ्रिज में नहीं रखी जाती, चुनाचे ये सिर्फ उतना पकाते और ऑर्डर करते हैं जितना ये खा सकते हैं। अजाफी खुराक ज़ाया कर दी जाती है। पूरे मुल्क में परिंदों को दाना नहीं डाला जाता। ये लोग समझते हैं परिंदों को दाना डालने से उनकी परवाज भी महदूद हो जाती है और उनकी खुद मुख्तारी और आज़ादी भी कम हो जाती है। परिंदों को अपनी खुराक का खुद बंदोबस्त करना चाहिए। जापान में बेकारी नहीं है, उसकी वजह जापानियों की सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये लोग किसी को फ्री चीज देते हैं और ना लेते हैं। आप अगर इन्हें कोई चीज ऑफर करें तो ये माइंड कर जाते हैं। मैंने फ्यूजी के एक पार्क में मछलियों को दाना डालने के लिए दाने का पैकेट खरीदा। मेरे साथ एक बच्चा भी खड़ा था। मैंने चंद दाने उसे भी पकड़ा दिए और वो भी मेरे साथ मछलियों को दाना डालने लगा। उसकी माँ ने देखा तो वो दौड़ती हुई आई और बच्चे के हाथ से दाने छीन कर मुझे वापस कर दिए और मैं हैरत से उसे देखने लगा। ये लोग दूसरों को झुक कर मिलते हैं। आप किसी से रास्ता पूछ लें, वो अपना काम छोड़कर आपके साथ चल पड़ेगा और आपको पहुंचा कर आएगा या फिर रास्ते पर छोड़ कर आएगा। निहायत आजिज़ी के साथ झुककर शुक्रिया अदा करते हैं। आप किसी दुकान में चले जाएं, सेल्समैन या गर्ल सर्विस की इंतहा कर देगी। वो फर्श पर बैठकर आपके जूते तक उतरवाएगा। ये लोग घरों और दफ्तरों में जूते लेकर नहीं आते। जूते मेन दरवाजे के साथ उतारे जाते हैं और घर के स्लीपर पहनकर अंदर दाखिल होते हैं। ये एहतमाम प्राइवेट दफ्तरों में भी होता है। घरों में जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, पानी बर्फीला और ठंडा पीते हैं। पूरा मुल्क ग्रीन टी पीता है। ये टी ऊंचा कहलाती है और बोतलों और कैन में भी मिलती है। ये लोग टिप नहीं लेते। आप अगर दें तो ये बुरा मना जाते हैं। स्टोर से फालतू चीजें नहीं खरीदते। मुझे इरफान सदीकी ने बताया 2011 के सुनामी में करोड़ से ज्यादा लोग मेट्रो स्टेशन और सड़कों पर फंस गए थे। ये लोग उस बहरान में भी स्टोर से पानी की सिर्फ एक बोतल और 2 बिस्किट खरीदते थे ताकि खुराक की किल्लत ना हो और लोगों को तकलीफ ना हो। ये कतार बनाने के खपत में भी मुब्तला हैं। एक शख्स भी होगा तो वो कतार बना लेगा और जब तक काउंटर बॉय फारग नहीं होगा ये उससे मुखातब नहीं होगा, और काउंटर बॉय भी जब तक सामने खड़े शख्स का काम मुकम्मल नहीं करेगा ये दूसरे शख्स की तरफ मतवज्जा नहीं होगा, खा उसमें कितने ही घंटे क्यों ना लग जाएं। सच बोलते हैं और ये सच खा इनका कितना ही नुकसान क्यों ना कर दे, ये बाज नहीं आते। मुझे इरफान सदीकी ने बताया, मैंने एक बार पुलिस एहलकार को देखकर सीट बेल्ट बांध ली। मेरी बेटी ने फौरन कांस्टेबल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और उसे बताया, मेरे बाबा सीट बेल्ट के बगैर आ रहे थे, उन्होंने आपको देखकर बेल्ट बांधी। और कांस्टेबल ने हंसकर मुझे वार्निंग दे दी। और ये है जापानी करैक्टर, सच, आजिज़ी और सफाई।